क्या आपको पता है सबसे पावरफुल ऑडी कार कौन सी है? ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। स्पेशल इसलिए नहीं कि मेरे पास में सबसे पावरफुल ऑडी कार है, स्पेशल इसलिए कि इस एक वीडियो में ही मैं आपको RS e-tron GT दिखाऊंगा, साथ ही में इसका फेसलिफ्ट भी दिखाऊंगा, उसको चला के भी बताऊंगा। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हुआ क्योंकि ऑडी ने 5 महीने पहले मुझे कुछ कार्स की टेस्टिंग के लिए बुलाया था एंड वहाँ मैंने फेसलिफ्ट चलाया, जिसको एक्चुअल में काफ़ी सारे अपग्रेड्स मिले। इस वीडियो में मैं आपको करंट में मिलने वाली RS e-tron GT ही दिखाऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो अपडेट हो रही है। खैर, along with the fact that this is the most powerful Audi, this is also one of the best looking Audis out there. एंड फेसलिफ्ट के साथ में वो फैक्ट बदलने नहीं वाला है। चलो डिटेल्स में बात करते हैं। ओके, चाबी जो है वो थोड़ी सी बदली गई है, बट ये वाली चाबी जो है ऐसी दिखती है, थोड़ा सा मटेरियल जो इसका दूसरा सा अलग सा इस्तेमाल किया गया है, बट इसमें सारे फीचर्स जो आते हैं वो बरकरार रखे गए हैं, जैसे लॉक अनलॉक, विंडो रोल अप रोल डाउन और इलेक्ट्रिकली रिलीज होके ओपन होने वाला बूट जो है क्लोज भी हो जाता है, वो सब चीज़ें रखी गई है। गाड़ी जो है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी, उसकी बात जो मैं बोला कि करूँगा मैं, बट क्या चीज़ें नहीं चेंज हुई है उनकी तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में जो है ये लाइट जो दिखती है, इसकी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और चेंज नहीं की गई है। लॉक मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और जो एनिमेशन फ्लो होता है, ये अनलॉक करता हूँ रात में स्पेशली, अभी तो इतना नहीं होता, पर जो एनिमेशन फ्लो होता है बहुत ही सुंदर। लेज़र लाइट्स है, थ्रो भी अच्छा है, कोई भी इशू वहाँ पर रिलेटेड नहीं है। ग्रिल जो है वो थोड़ी सी ईवी फील देती है, बट उसके अलावा दिस कार लुक्स अमेजिंग। मेरे को बहुत सुंदर लगती है गाड़ी, स्पेशली थोड़े से लो स्टैंड्स वगैरह से आप देखो, इट लुक्स जस्ट अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं जो ऑब्वियसली चेंज नहीं होने वाली इतनी। 245 45 R20 ये टायर साइज़ है, 20 इंचेस आगे की तरफ है, पीछे भी 20 इंचेस है, बट साइज़ जो है 285 हो जाती है। इस तरफ आप देखोगे, अनलॉक है क्या गाड़ी अभी भी? हाँ है। इस तरफ आप देखोगे तो 11 किलोवाट का चार्जर आप AC वाला जो घर पे लगता है वो लगा सकते हैं, आप चार्ज कर सकते हो गाड़ी को। बट अगर आप इधर देखोगे तो आपके पास में 270 DC भी अवेलेबल है, और आप ऑब्वियसली आप अपने घर वाला चार्ज जो है वो इधर भी फिट कर सकते हो, तो आपको ऐसा गाड़ी स्पेसिफिक तरीके से पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों साइड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। द कार लुक्स गॉर्जियस यहाँ से, लेकिन सबसे बेस्ट एंगल इस कार का जो है वो मुझे यहाँ से लगता है, स्पेशली रात में जब लाइटिंग चल रही होती है, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर लगती है इस एंगल से। पीछे की तरफ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि RS लिखा हुआ है, e-tron GT लिखा हुआ है, और स्पॉइलर जो है वो इस यहाँ पे आ जाता है, एक्टिव स्पॉइलर है, तो जब ज़रूरत होती है तब वो डिप्लॉय हो जाता है। और ऑब्वियसली फेसलिफ्ट में बम्पर और फ्रंट ग्रिल वगैरह में चेंजेस जो होंगे उसकी भी मैं बात करूँगा, तो रियर की ऐसी बात नहीं करता हूँ मैं। और ओपन करता हूँ बूट, क्योंकि स्लैंटिंग रूफ़ है तो पीछे की तरफ बूट में स्पेस का, मैम सॉरी, मैंने जो है वो पीछे की तरफ साफ़ करके सही से नहीं रखा, कार का कवर पड़ा वहाँ पे, बट बूट स्पेस थोड़ा सा कम है इफ़ यू कंपेयर टू द पेट्रोल ऑडी कार्स इस रेंज में जो आती है, बट वो बूट स्पेस कम है, लेकिन गाड़ी दिखती सुंदर है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ है या वो बेहतर चीज़ है कि हमें तो गाड़ी बेहतर दिखनी चाहिए थी, तो उनके लिए तो बेटर चीज़ होगी ही। एनीवे, अब चलते हैं अंदर, बट अंदर जाने से पहले आप चेंजेस देख लो। रियर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसा एकदम से कोई नोटिसेबल चेंज जो है वो नहीं नज़र आएगा, बट डिफ्यूजर और रियर थोड़ा बम्पर वाले पार्ट में जो है हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं। एक्टिव स्पॉइलर जो है वो अभी भी है, जो कि एक सर्टन स्पीड पे डिप्लॉय हो जाता है। इसके अलावा रियर में ऐसा कोई भयंकर चेंज नहीं है। साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है वैसे कोई खास बड़ा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलुएट रख रही होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैमोफ्लेज लगा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको अजीब सी गाड़ी लग रही जरूर रही होगी। बट व्हील्स जो है उसमें बदलाव किए जाएंगे और टायर जो है उसमें बदलाव किए गए हैं। फ्रंट में एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगी, आओ, और वो है ये मुखड़ा। जी हाँ इसमें जो है थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे बदले हैं फ्रंट बम्पर की तरफ। किसी भी तरीके का चेंज लाइट वगैरह में नहीं किया गया है। अभी भी लिखा आता नहीं आता ऑडी लेज़र लाइट, हाँ लिखा आता है ऑडी लेज़र लाइट, वो सब चीज़ें जो अभी भी बरकरार है। और मोस्टली जो चेंजेस हैं वो मैकेनिकल ज़्यादा है, मतलब अंदर ज़्यादा है गाड़ी के, ना कि बाहर कॉस्मेटिक के रूप में। तो चलो अंदर मैं आपको इसी गाड़ी में लेके जाऊंगा जो इंडिया में अवेलेबल है, यानी कि प्री फेसलिफ्टेड अवेलेबल है, बिकॉज हम लोगों को अंदर की तरफ ज़्यादा दिखाया नहीं गया, कैमोफ्लेज करके गाड़ी को रखा गया था। लेकिन जो चीज़ें पता है मेरे को उनकी तो बात कर सकते हैं, और मोस्टली क्योंकि फेसलिफ्ट है तो बहुत भयंकर डिज़ाइन चेंजेस नहीं होने वाले, तो उनकी बात एक एक करके कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील चेंज कर दिया गया है नई वाली में, ऐसा स्टीयरिंग व्हील नहीं आएगा। यहाँ पे टच वाले बटन्स जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें फीडबैक है, मतलब ऑब्वियसली क्लिक भी होता है, बट टच पैनल जो है वो यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर वो लगता है। यहाँ पे अलकंटरा का इस्तेमाल किया गया, उसमें लेदर है, परफोरेटेड लेदर जो है वो आया है, इसमें एक रेड रिंग जो है वो यहाँ पे रन कर दी है। स्क्रीन जो है वो सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है स्क्रीन में यहाँ पे जो दी गई है, बट आपको जब आप ड्राइव मोड पे जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दबाया,
तो ड्राइव सेलेक्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ एक्स्ट्रा दी गई, RS मोड दिए गए हैं जो कि इस वाली गाड़ी में नहीं आते, और इसका एक बड़ा डाउनफॉल वो था, मतलब जो कहते हैं नेगेटिव पॉइंट वो था, बट वो स्क्रीन जो है उसमें RS मोड चेंज करते हो 2 स्क्रीन जो है, मतलब वो लेयर जो है वो नहीं आई है, बट चेंज किसी भी तरीके का स्क्रीन में नहीं है। मुझे इस गाड़ी से 2-3 शिकायत ही एर्गोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड हुई है कि एक तो कोई डेडिकेटेड RS मोड का बटन नहीं है, दूसरा अगर मुझे ये सारी ऑडी की कार से शिकायत है कि रेज सस्पेंशन करने हो तो मैं यहाँ से क्यों करूँ भाई, तो वो एक इशू जो है वो मेरे पास में रहता है, तो वो 2 सॉल्व जो है वो नहीं किया गया अभी भी। RS मोड का डेडिकेटेड बटन या इसका डेडिकेटेड बटन नहीं दिया गया। अच्छी बात यह है कि 2 ही स्क्रीन है जिसमें से एक ही टच स्क्रीन है, यहाँ वाली जो टच स्क्रीन ऑडी कुछ कार में देता है वो नहीं दी गई है, और अच्छी क्वालिटी के बटन जो है वो बरकरार रखे गए हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बटन, ट्रस्ट मी, तो बटन जो है वो बरकरार रखे गए हैं, मुझे तो उससे खुशी है। आप अपना बता सकते हैं कि आपको बटन अच्छे लगते हैं। स्क्रीन यहाँ पे आपके पास में और बटन है, ड्राइव सेलेक्ट, थोड़े से ये कुछ थोड़े से हिडन टाइप हो जाते हैं बटन, बट हाँ आपको अब एक बार पता चलने के बाद में कभी ऐसा हिडन टाइप फीलिंग नहीं आएगी। ड्राइव सेलेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हैजार्ड, और बहुत ही अच्छा कैमरा जो है 360 डिग्री को भी अवेलेबल है, और नई वाली में भी रहेगा। स्क्रीन अगर आपको ऑफ करनी है तो वो भी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे है। उसके बाद में स्टार्ट स्टॉप बटन, और क्योंकि RS है तो रिंग जो है वो रेड वाली आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। ड्राइव सेलेक्टर ऐसा ही रखा गया है, नया ही है, ऑडी की लेटेस्ट कार्स में ऐसा ही आ रहा है। ये वॉल्यूम वाला मुझे पसंद है तरीका, जिस तरीके से किया जाता है, टच है बट फिर भी नॉब वाली फीलिंग जो है वो देता है, तो वो बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। अच्छी चीज़ यहाँ पे जो नहीं है वो ये कि ये फ़ोन तो यहाँ फिट हो गया, बट मेरा थोड़ा सा जो बड़ा फ़ोन है ये प्रो मैक्स जो बोलते हैं शायद एप्पल वाले इसको, वो जो है वो यहाँ पे फिट नहीं होता है। और मेरा क्या होता है, दूसरा जगह जो मैं डाल रखने की सोचता हूँ वो यहाँ, तो यहाँ जब मैं फिट करता हूँ तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का कोई स्पेस नहीं है रखने के लिए। तो स्पेस के मामले में थोड़ा थोड़ा इश्यूज़ हैं, हाउ एवर द क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग, फिनोमिनल। जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है, ये गाड़ी ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चल चुकी है, 2 साल पुरानी हो चुकी है, बट हर जगह, और मीडिया जिस तरीके से यूज़ करती है, आई एम प्रिटी श्योर गाड़ी काफ़ी अब्यूज़ होती हुई मैंने देखी है, और जो आम आदमी जो ऑनर रखता है उससे तो बुरी ही हालत में हो जाती है, भले ही कितनी केयर कर लो, बट द कार इज़ जस्ट अमेजिंग। क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इस क्वालिटी की गाड़ी की, जहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो ओवरऑल प्लास्टिक वगैरह है, वेरी टॉप नॉच। थोड़ा सा आप डिज़ाइन में कह सकते हो कि इट्स नॉट एज मॉडर्न लुकिंग एज सम अदर कार जिनकी लाइटिंग्स वगैरह बहुत सुधारी गई है, बट इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा सा स्पेस इधर यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग और थोड़ा सा स्पेस दिया गया। वायरलेस चार्जिंग थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आपके पास 2 टाइप सी अवेलेबल है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस इस वाली में तो नहीं है। नई वाली में भी मुझे वायरलेस है या नहीं है इसका पता नहीं चला, हालांकि बाहर के कुछ मार्केट्स में ऑप्शन आता है। अब आप यहाँ पे सन तो देख ही चुके होंगे, और ये सन जो है इस रूफ से निकल के आ रहा है। ओपनेबल सन रूफ जो है या नहीं है, बट एक ग्लास आपको दिया गया है जिसको आप चेंज करके कार्बन से भी रिप्लेस कर सकते हो और कुछ वजन बचा सकते हो गाड़ी का, बट इस पर शेड नहीं दिया गया, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडियन वेदर कंडीशंस। ठीक है, ये चीज़ें हुई मोटा मोटी, इसके अलावा ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। फ्रंट पैसेंजर तो बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं, रियर में भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं, बट हाँ आप स्पेस में फिट हो जाओगे। मैं आपको चल के दिखाई देता हूँ, फिर हम ड्राइव करेंगे। रियर में जो है आपके पास में देखो 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, मैंने आगे वाली सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। यहाँ पे आपके पास में डिसेंट स्पेस है, 6 फुट का बंदा बैठ सकता है, बट उसको प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी, उसको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। 6 फुट के बंदे के लिए इनफ स्पेस यहाँ पे नहीं है, और ये पर्टिकुलर जो सीट्स है वो जिस तरीके से यहाँ पे है, मतलब रिक्लाइन एंगल जो है उनका वो भी अच्छा नहीं है, एंड देयर इज़ नो एडजस्टमेंट ईदर। तो रियर में तो भैया ज़्यादा देर के लिए तो नहीं बैठ पाओगे, और ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाओगे, उसका रीज़न ड्राइव करते वक्त भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे। इट्स नॉट रिलेटेड टू कंफर्ट, इट्स जस्ट हाउ द ड्राइवर विल ड्राइव, बट उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन आपको रियर में अम्यूनिटीज़ में जो है ऑब्वियसली एसी कंट्रोल जो है मिलते हैं, फ़ैन और टेम्परेचर दोनों आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्लोअर आपका जो है हाँ टेम्परेचर आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में बीच में एक आर्मरेस्ट दी गई है, जिसमें 2 बड़े बॉटल होल्डर्स जो है वो दिए गए हैं। बॉटल आपको यहीं होल्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे बॉटल जो है फिट नहीं होगी। बैंग एंड ऑलसन के स्पीकर सिस्टम है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पीकर जो है वो दिए गए हैं। उसके अलावा रियर सीट क्रैम्प्ड है, 4 लोग बैठ सकते हैं, एक बच्चा तो भाई एडल्ट बैठ सकता है जाएगा, बट 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठेगा एडल्ट। चलो ड्राइव करते हैं, बिकॉज ड्राइव करने में मज़ा है भाई गाड़ी का। ओके, तो ड्राइवर सीट पे मैं आ गया हूँ, और मैं पुरानी वाली में ही हूँ, बट मैं नई वाली में भी बैठ के मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोनों के शॉट्स चलते रहेंगे, कुछ चीज़ यहाँ कुछ चीज़ वहाँ। आपको रीज़न समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बट सबसे पहले आप समझो कि गाड़ी का नाम क्या है, RS e-tron GT। GT का मतलब है कि भैया गाड़ी में कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टूरिंग करने वाले, थोड़े बहुत कंफर्ट जो है ओरिएंटेशन वहाँ पे होना चाहिए। तो राइड क्वालिटी और सस्पेंशन कैसे हैं, देखो
टूरिंग वाली कैपेबिलिटीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा कि मतलब हर पॉट होल पे जो है गजब निकल जा रही है। कुछ कुछ अजीबोगरीब अगर पॉट होल बने हुए हैं अपने यहाँ, उन पे तो नहीं निकल आती, और सस्पेंशन लिटरली आवाज़ करके अंदर तक शॉक भी भेज देते हैं कभी कभी। बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इट्स एक्चुअली ए वेरी कंफर्टेबल राइड। हमने मुंबई शहर में इसको बहुत चलाया है। जो नई वाली RS e-tron GT है उसको ओमान में हमने कहीं ऐसे रफ पैचेस पे चलाया, ख़राब पे तो नहीं, बट कहीं पे भी हमें जो है ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी राइड क्वालिटी यार उतना परेशान करी है ऐसा कुछ। यस इट्स एन RS, बट यस इट इज़ ऑल्सो ए GT, वो कहा जा सकता है। साथ ही में बात आती है रेंज की भी, क्योंकि GT है, दूर डिस्टेंस जाना है। वेल रेंज के मामले में ना 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज आप उम्मीद कीजिएगा। 350 to 380 आपको कैसे भी निकाल के दे देगी ये। अगर आप बीच में हल्के फुल्के स्पोर्टी तरीके से चला रहे हो तो भी गाड़ी निकाल के दे देगी, विच इज़ अ गुड थिंग। हालांकि अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखोगे तो रेंज उतनी ज़बरदस्त नहीं है। कंपटीशन में कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा रेंज ऑफर करती है, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले करता है कि कितनी गाड़ी आपकी चलेगी, उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सस्पेंशन की मैं बात कर रहा था। सस्पेंशन जो है वो एयर सस्पेंशन इसमें आता है, बट उसमें एक्टिव सस्पेंशन आते हैं। अब सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन, एक्टिव सस्पेंशन, ऐसा क्या फ़र्क है? वेल एक्टिव सस्पेंशन में कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, गाड़ी चल रही हो तो और आप कर्व में हो, जैसा कि मैं अभी था, तो वो उस कर्व को आपको फील करवाने को अवॉइड करने के लिए टिल्ट होती है थोड़ी सी गाड़ी। तो जैसे कि अगर मैं इस राइट हैंडर कर्व में जा रहा हूँ तो गाड़ी हल्की सी लेफ्ट से टिल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा फास्ट अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जो है गाड़ी उधर ही टिल्ट होती है, जैसे कि बाइक हम टर्न करते हैं, तो उसकी वजह से जो है फील आता है उस कॉर्नर का और ज़्यादा बढ़िया, और आपको जो है हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस जो है वो भी आता है जब आप फास्ट जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अपडेट की गई है। ऑल्सो स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपडेट किया हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम टर्न पे ही जो है आप ज़्यादा टर्न ले पाते हैं, मतलब ओवरऑल व्हील के कम टर्न पे ही आप जो है ज़्यादा टर्न ले पाते हैं। तो कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई ऐसे एक्टिव सस्पेंशन वगैरह की, लेकिन जब उसको फील किया तो अच्छा लगा, तो लगा हाँ यार होना चाहिए। तो एनीवे वापस मैं ओल्ड में आ गया हूँ, और स्टीयरिंग मुझे याद आता है। स्टीयरिंग नया वाला जो है थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज़ हो गया, मतलब उसमें हल्का प्रिसाइज़ क्या, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा जो कहते हैं ना, कम एफर्ट लगाने पे ज़्यादा टर्न करता है। मतलब स्टीयरिंग व्हील आपको कम घुमाना पड़ता है और आपका एक्चुअल व्हील ज़्यादा घूम जाता है, और वो बहुत ही ज़बरदस्त फील होती है। मतलब जिस तरीके से टर्निंग रेडियस वगैरह, इसका भी टर्निंग रेडियस अच्छा है। रियर व्हील स्टीयरिंग की वजह से हल्का सा जो है ना टर्निंग रेडियस ऐसे फील होता है कि अरे ये तो एकदम से निकल गई, जबकि आपको अदरवाइज़ गाड़ी के लेंथ से फील होता है कि शायद ये कट ना पाए, कई जगहों पे मोड़ ना पाए, 3 पॉइंटर टर्न लेना पड़े। कई जगहों पे ये बहुत ही आसानी से मुड़ जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गाड़ी बहुत लंबी है बाय द वे, बट हाँ स्टीयरिंग जो है वो उसका फील थोड़ा सा बदला है इस वाली के मुकाबले। और पर दिक्कत ये है कि ये वाला भी अपने आप में फैंटास्टिक है स्टीयरिंग व्हील। जिस तरीके से अराउंड द कॉर्नर जाता है, जिस तरीके से आप को वापस कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स मिलता है, आपको पता चलता है कि रोड क्या फीडबैक दे रही है और आपको जो है कितना टर्न करने पर कहाँ जाएगा। इट इज़ अमेजिंग जो इस वाले में, तो अब और ज़्यादा बेटर हो गए हैं। और देखो सस्पेंशन और स्टीयरिंग तो ठीक है, लेकिन पावर और टॉर्क का क्या? 636 bhp के साथ में सबसे पावरफुल ऑडी तो ये है ही। 830 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, बट कोई चेंज है? एंड ऑब्वियसली पावर और टॉर्क जो है उसमें भी थोड़ा सा बम दिया गया है, जो कि चेक करने के लिए हमारे पास में एक डिसेंट रोड भी है। मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, एंड इफ़ आई पुट इन डायनेमिक मोड, जो कि कंफर्ट मोड में अभी गाड़ी, मैं इसको डायनेमिक मोड में डाल देता हूँ। it goes in dynamic mode. In fact, I can put it in any RS mode as well. इसमें साउंड भी आती है, and 3, 2, 1 there's also a sound. Oh, there's also a sound जो कि आती रहती है, ऐसा आर्टिफिशियल है वो साउंड, बट फील नहीं होती उतनी ज़्यादा। वो सिंक्ड है थोड़ी थोड़ी गाड़ी के साथ में, जो कि एक एक्चुअली बहुत ही बढ़िया बात है। और मुझे सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो फील करने में वो टिल्ट ही लगा, हल्का सा टिल्ट जो है। आई डोंट नो, कैमरा पे तो डेफिनेटली शायद नहीं आएगा, बट मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट ले गया हूँ, एंड व्हेन आई डू दिस, कार उसी डायरेक्शन में हल्की से टिल्ट होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ है उस गाड़ी के साथ में, और 2 बड़े रीज़न थे। एक तो अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए मैं आपको जो है प्रॉपर्ली ज़्यादा सब चीज़ें उसी में बता नहीं पाया, और मुझे पहले ये गाड़ी आपको पहले बेस फील करवाना था कि कैसा क्या कुछ फील होता है। दिस इज़ अ फिनोमिनल कार ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ ड्राइव डायनामिक्स, इन टर्म्स ऑफ राइड, बहुत बढ़िया फील होती है। मैंने इस गाड़ी को आइस में चलाया है, जी हाँ, मैंने लिटरली जमी हुई लेक पे गाड़ी को चलाया है, एंड ट्रस्ट मी, मैं इसके आसपास जिस RS4 चला रहा था और ये चला रहा था, RS4 स्टेशन वैगन थी, और मुझे फील हो रहा था कि क्या ज़बरदस्त ड्राइविंग डायनामिक्स जो है ऑडी ने यहाँ पे किए हैं, कि वो एकदम ऐसे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था फर्स्ट गो में इसको चलाने का। तो चाहे आइस पे चला रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, मैंने ऑब्वियसली इसको ट्रैक वगैरह पे चला के नहीं देखा है, मैंने कोई ड्रिफ्ट वगैरह नहीं की है, बट जिन भी लोगों ने की है उनका ये कहना था कि दिस इज़ एक्चुअली ए वेरी अमेजिंग कार। कुछ चीज़ें इस गाड़ी के साथ में है जो कि थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन टाइप मांग रही थी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है
वो है इसके पेडल रिस्पॉन्सेज जो थे। एक ख़राब पैच आ गया है और ऑनेस्टली बस एक ही चीज़ का दुख है, ये ओपन करके रखनी पड़ती है और आपको जो है स्लोली नहीं। बाय द वे इस गाड़ी को हमने इतना चलाया है, कहीं ऐसा टच वच हुई नहीं है ये हमसे। ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा केयरफुल भी हैं इसके मामले में, बट स्टिल डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का, विच आई नेवर थॉट कि आई से, बिकॉज जब ये पहली बार इंडिया में आई थी तो ऑडी हमको इसको मेन सड़कों पे चलाने भी नहीं दे रहा था। वो बोल रहे थे कि आप ट्रैक वैक पे कहीं ले जाओ या आप कोई ढंग की सड़क पे ले जाओ, वहाँ पे हम फ्लैट बेड पे भेज देते हैं। बट एक्चुअली इतना इशू है नहीं इस गाड़ी के साथ में, इससे ज़्यादा इशू हमें RS5 में हुआ था। बट एनीवे शायद ये एयर सस्पेंशन थोड़े से हेल्प कर देते होंगे। हम बात कर रहे थे पेडल्स की, तो ब्रेकिंग पेडल जो है वो कुछ पॉइंट पे जो है ऐसा फील होता है आर्टिफिशियल ब्रेकिंग लगना, तो जो रीजन है वो आपके बीच में आता है। और कुछ पॉइंट पे जो है एक्सेलरेशन पेडल जो है वो भी उतना ज़बरदस्त डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा था इन टर्म्स ऑफ मोड वगैरह। सी गाड़ी बहुत पावरफुल है और गाड़ी में एक काइंड ऑफ सॉफ्ट लॉन्च कंट्रोल टाइप चीज़ भी आती है। आप डायनामिक मोड में डालो, पेडल दबा के बैठ जाओ, 0 to 100 3.3 सेकंड में ऐसे भागती है गाड़ी कि पूछो मत। बट वो पेडल रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो सुधार दिए गए हैं। यस, पेडल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नई वाली गाड़ी में हमें काफ़ी बेटर लगे। एक बार मुझे लग रहा था कि कोई डिफरेंस नहीं है, फिर मैंने जब वापस आके ये चलाई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली थोड़े बहुत किस तरीके से कहाँ रीजन काम करना है, कहाँ आपको ब्रेक पेडल का कहाँ फील आना चाहिए, एक्सेलरेशन पेडल पे कहाँ क्या फील आना चाहिए, वो सब में इंप्रूवमेंट किया गया, माइन्यूट। तो ये माइन्यूट इंप्रूवमेंट्स मिल के उस फेसलिफ्ट को एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा फेसलिफ्ट बनाते हैं। आई थिंक ग्रिल अगर एज ए नॉर्मल कार वाली कर देता है ऑडी तो भाई साहब फिर तो मज़े ही मज़े हो जाते हैं, मतलब ऐसा बहुत ही बड़ी चीज़ लगने लग जाती है। बट सच अ ब्रिलियंट कार, मुझे ईवीज चला के मज़ा आने लग गया भाई। अरे हाँ, भाई तो आवाज़ उस वाली में आवाज़ बेटर आती है इसके मुकाबले, दो इज़ नॉट दैट लाउड बट आवाज़ बेटर आती है। तो जी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कुछ चीज़ें थी जो कि हमें थोड़ी सुधार चाहिए थी, और उनमें से एक चीज़ तो ऐसी थी जो हमें पता भी नहीं था कि चाहिए, जैसे कि एक्टिव सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन दिए हुए थे। आई नेवर थॉट कि अडेप्टिव एयर सस्पेंशन के ऊपर भी कुछ चीज़ ऐड की जा सकती है जो कि और ज़्यादा बेहतर बनाएगी। ऑब्वियसली हमने Audi A8L में उसको थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन देख लिया था, बट वो फेसलिफ्ट के साथ में आ गया है। देन हम लोगों को उम्मीद थी कि जो ग्रिल है फ्रंट की उसको थोड़ा सा ऐसा नॉन ईवी टाइप बनाया जाएगा, जो कि ऑडी ने बाकी कई गाड़ियों में तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अनफॉर्चुनेटली वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी में ग्रिल में थोड़ी सी ईवीश फील आती है, बट थोड़ा चेंज किया गया, दैट इज़ अ वेलकम चेंज। एर्गोनॉमिक्स में थोड़ा सा सुधार किया जाना चाहिए था, और जो नहीं किया गया है, मतलब फ़ोन रखने की जगह या बाकी जो स्पेसेस हैं आसपास के, उसमें थोड़ा सा सुधार भी बिलीव करना चाहिए था। गाड़ी के साथ एक और प्रॉब्लम है, स्लैंटिंग रूफ है, तो थोड़ा सा रियर में स्पेस वो ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ी की ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई है। और पैसा 2 करोड़ रुपए लगेगा बट 2 करोड़ रुपए अगर आप लगा दो तो आपको इलेक्ट्रिक कार मिलेगी एक, जो कि एक तो दिखती बहुत सुंदर है, ठीक है, इट ग्रोज ऑन यू स्लो। तो वो फ्रंट ग्रिल को माइनस कर दो आप, उसके बाद बुरी नहीं लग रही है, जस्ट कि उसकी वजह से ईवी वाली फील आती है, उसको आप माइनस कर दो तो कार लुक्स अमेजिंग। मैं कई बार, और स्पेशली रियर एंड से बहुत ही सुंदर दिखती है शाम के टाइम पे, रात में जब लाइट्स वगैरह इसकी जो है फुल अपने उसमें होती है, शबाब में या जो भी बोलते हैं उसको उर्दू में, जो पीक वाला वर्ड होता है। और गाड़ी चलती बहुत अच्छा है, वेरी वेल बैलेंस्ड, क्या खूबसूरत तो राइड क्वालिटी है इंडिया की सड़कों के हिसाब से। उसके ऊपर से आप उसको जो है, जब अब RS मोड आ गए हैं तो RS मोड में डाल के, अब बाय द वे एर्गोनॉमिक्स में RS मोड और एयर सस्पेंशन का बटन नहीं आना इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो अब RS मोड वगैरह जो है वो डेडिकेटेड आ गए हैं, और उसकी वजह से क्या खूबसूरत चलती है, साउंड वगैरह जो है बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करती है। तो गाड़ी में अच्छाइयाँ बहुत हैं, यू विल एन्जॉय इट, रेंज इज़ प्रिटी गुड। शायद आप उम्मीद ज़्यादा की कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड 400 किलोमीटर प्रैक्टिकली चल पाएगी, जो कॉम्पिटिशन कार से वो ज़्यादा चल पाती है। बट दिस वन इज़ अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड क्वालिटी, जिस राइड और ड्राइव डायनामिक्स वगैरह उसमें कोई तोड़ जो है इस गाड़ी का नहीं है। आई थिंक बेस्ट आउडीज़ जो मैंने चलाई है, जो फील आती है हैंडलिंग वगैरह में, जो बेस्ट फील जो आती है, उनके बराबर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार में इट नेवर फील्स की बैटरी का वेट जो है वो है कहीं पे, वैसी फीलिंग बिल्कुल है ही नहीं इस गाड़ी में। तो वो चीज़ें हैं, फ़िलहाल तो ये मेरा कंक्लूजन है। और Audi क्योंकि अब धीरे धीरे मूव कर रहा है एक अलग ही आर्किटेक्चर पे, एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जब आएगा, अभी तो टाइम है उसमें, तो आई थिंक वो तो बहुत ही अलग तरीके के इलेक्ट्रिक कार तब तक वो बनाने लग जाएंगे, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बट फिलहाल के लिए इट्स गुड, थोड़ी महंगी है बस।